तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है दोस्तों, जीव विज्ञान की है और जीव विज्ञान में आज का टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो है जीव विज्ञान का क्लास 13 है। इससे पहले दोस्तों बायो का हमने क्लास 1 टू 12 की कंपाइलेशन वीडियो डाल रखी है, जो कि 11 घंटे से भी अधिक की क्लास है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे जाइए और जो प्लेलिस्ट है द जीएस सॉल्वर का बायोलॉजी का प्लेलिस्ट, उसे चेक कर सकते हैं। उसमें सबसे आखिरी वीडियो आपको जो मिलेगा वो 11 घंटे से अधिक की मिलेगी। उससे पहले 11 अलग-अलग पार्ट वाइज़ भी वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं और जो 11 घंटे से अधिक की है उसी में 12वीं वीडियो भी अपलोडेड है। तो परिसंचरण तंत्र लास्ट वीडियो थी, 12वीं क्लास है। और अगर आपने 11 घंटे वाली वीडियो देखी है तो उसमें भी लास्ट में वही टॉपिक है। उसके बाद जो टॉपिक है अगला अपने पास वो है उत्सर्जन तंत्र। आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, शरीर की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट यानी कि वेस्ट पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक होते हैं। यानी कि जब भी हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो भोजन पचता है, उसके बाद ये जो पचने की क्रिया होती है, उसके दौरान अथवा उसके पश्चात ये सारे अपशिष्ट यानी वेस्टेज हमारे शरीर में बन के पदार्थ बन जाते हैं। और ये चूँकि शरीर के लिए अनावश्यक हैं, आवश्यक नहीं है, हानिकारक भी हो सकते हैं अधिक समय तक शरीर में रहें तो, इसीलिए इन सभी को चूँकि ये हमारे लिए वेस्टेज हैं, तो इनको हम अपशिष्ट कहते हैं या फिर इनको शरीर जो है वो बाहरी वातावरण में विसर्जित कर देता है हम लोगों का शरीर। और इन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं तथा वातावरण में इनके विसर्जन को उत्सर्जन कहा जाता है। रुधिर को छानकर इसमें से आवश्यक और जो भी अनावश्यक रुधिर को छानकर इसमें से यानी ब्लड में से जो अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हटाना वृको यानी कि किडनीज का मुख्य कार्य होता है। तो इसमें वृक जो है यानी कि किडनी, ये बहुत ही आवश्यक और अहम भूमिका निभाते हैं किसको छानने में, रुधिर को यानी ब्लड को छान करके, और उसमें जो भी अनावश्यक पदार्थ है या वेस्टेज है उसको हटाने का कार्य जो है ये रुधिर का, मतलब रुधिर को छानना या उसमें से वेस्टेज को हटाना, ये किडनी का प्रमुख कार्य है। आप देखिएगा वृक्क शरीर के तरल को छानकर, जो भी लिक्विड है, फ्लूइड है अपने शरीर में, उसको छानकर उसमें उपस्थित हानिकारक अपशिष्ट एवं निरर्थक पदार्थ यानी जो आवश्यक नहीं है उसको मूत्र के रूप में शरीर से लगातार बाहर निकालते रहने के अतिरिक्त, यानी ये एक काम हो गया, इसके अतिरिक्त शरीर में लवणों एवं जल की मात्रा का नियंत्रण भी करता है। तो ये कार्य है प्रमुख किसका, वृक्क का। वृक्क जो है वो शरीर के जो भी लिक्विड होते हैं उनको छानता है, उसमें जो उपस्थित हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ हैं या बिना कार्य के पदार्थ हैं उनको मूत्र के रूप में शरीर से लगातार बाहर निकालता है और ये उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। शरीर में लवणों और जल की मात्रा का कंट्रोल भी वृक्क के पास रहता है। यह शरीर के परासरणीय दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी एवं उसकी मात्रा का भी नियमन करता है। आप देखिएगा दोस्तों, मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों यानी जो मैमल्स हैं उनमें मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, यानी प्रमुख जो उत्सर्जी अंग है यानी जो उत्सर्जन का काम करता है वो एक जोड़ी वृक्क है, यानी कि एक पेयर में किडनी का होना है। वृक्क में वृक्क नलिकाएं होती हैं जिनको नेफ्रॉन नाम से जाना जाता है, जो कि उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई मानी जाती हैं। यानी उत्सर्जन की प्रक्रिया में सबसे अहम रोल जो है वो वृक्क का है और वृक्क में जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वह है नेफ्रॉन, जो वृक्क नलिकाएं भी कहलाता है, जिसके माध्यम से ही ये सारे कार्य संपन्न होते हैं। औसतन प्रत्येक वृक्क में अगर आप देखिएगा यानी एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नंबर याद रखिएगा दोस्तों, एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। ब्लड को डायलिसिस करना यानी उसको प्यूरिफाई करना यानी और उसको शुद्ध बनाना। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर यानी जो ओवरऑल ब्लड है वो वृक्क यानी किडनी के माध्यम से ही प्यूरिफाई होता है।
यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल इत्यादि को पृथक करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वृक्क की बात कर रहे हैं, किडनी की। किडनी जो होता है वो ब्लड से नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, फिर यूरिया, यूरिक एसिड, इन सभी को अलग करता है और रक्त के पारासर्मिक दाब यानी ओपी एवं उसकी मात्रा का भी नियमन करता है, यानी उसको कंट्रोल करता है। जब किन्हीं कारणों से वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाता है यानी किडनी खराब हो गई मान लो, तो ऐसे में रुधिर को साफ नहीं कर पाता है शरीर हमारा, और ऐसी स्थिति में अपोहक यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, जो कृत्रिम वृक्क यानी कि आर्टिफिशियल के रूप में कार्य करता है। अपोहन यानी कि डायलिसिस की क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण यानी डिफ्यूजन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। अर्धपारगम्य झिल्ली से जो गैसें आर पार होती हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा, और लिक्विड में भी ये लागू होता है। तो आप देखिएगा, अपोहन या डायलिसिस की क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम्य जो झिल्ली है, अर्धपारगम्य यानी सेमी परमिएबल, जिसमें से कुछ वस्तुएं या कुछ पदार्थ दूसरी तरफ जा सकती हैं और कुछ नहीं जा सकती हैं, और यही अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रमुख कार्य होता है। तो विसरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होती है तथा डायलिसिस होकर यानी डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रवाहित होती है। यूरिया यकृत में बनती है, लीवर में बनता है यूरिया, याद रखिएगा, परंतु अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा इसे रुधिर से गुर्दे द्वारा अलग किया जाता है। तो ब्लड से यूरिया को अलग करने का काम किसका है? गुर्दा का। परिसंचरण तंत्र द्वारा यूरिया यकृत से वृक्क में पहुंचता है, यानी कि यूरिया बनता कहाँ है? यकृत में, लिवर में, और वहां से पहुंचता है कहाँ पर? वृक्क में, यानी कि किडनी में पहुंचता है, जहां मूत्र का निर्माण होता है। यहाँ एक चीज और आपको याद रखना है, मूत्र का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? वृक्क में, यानी कि किडनी में। अब देखिएगा दोस्तों, जनरली मनुष्य दिन भर में 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, और मूत्र का जो कलर होता है ये भी याद रखिए, हल्का कलर नहीं, इसका जो टाइप होता है वो हल्का अम्लीय है, क्योंकि इसका पीएच मान 6 है। आपको पता है 7 से कम होने पर यह अम्लीय होगा, 7 से अधिक होने पर क्षारीय हो जाता है। तो 7 से कम है, इसलिए ये हल्का अम्लीय होता है, तथा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका कलर जो होता है पीला होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग पीला होता है, या इसका रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। मूत्र में लगभग दोस्तों 91 टू 96% जल होता है, 2.6% यूरिया होता है, एंड 2% इसमें अनावश्यक लवणों के आयन, साथ ही 0.3% इसमें क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक एसिड और अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो मेनली इसमें वाटर है, उसके अलावा जो सेकेंड इसमें कंपाउंड है वो यूरिया है आपका, और उसके बाद अलग अलग पदार्थ इसमें शामिल हैं। अब देखिएगा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसके कारण वृक्क में पथरी या फिर असमरी स्टोन्स बन जाती है। आपने जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा। वृक्क में यानी किडनी में पथरी का निकलना ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण उत्पन्न होता है। यह खनिज लवण प्रायः वृक्क की पेविल्स पेल्विस वृक्क की पेल्विस में एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाता है। एक जगह एकत्र होते होते यह एक पथरी का रूप ले लेता है, और इससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। यकृत जो होता है दोस्तों, अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है। यह जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात लिखी गई है, यकृत जो होता है यानी लिवर, यह मुख्य रूप से हमारे शरीर में निराविशन का भी कार्य करता है। निराविशन का मतलब विष कम करना। विषैला पदार्थ अगर आप कोई सेवन करते हैं उसका, तो उसके विष को ये कम करता है। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल जैसे पदार्थों का जब सेवन करता है मानव या मनुष्य, तो वह धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है? यकृत में, यानी लीवर में पहुंचता है। और फिर जब लीवर में पहुंचता है तो लीवर उसको अपने अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से कम हानिकारक बनाता है, यानी कोशिश करता है कि कम से कम उससे हानि हो, और जो भी हानिकारक तत्व हैं उसमें से उसको निकाल देता है और निराविशन करता है, यानी विष को कम करता है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि ज़्यादा अल्कोहल के सेवन से यकृत यानी लीवर जो होता है वो खराब हो जाता है। मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से भी बताता हूँ। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का सेवन जब
मनुष्य करता है तो वह उसके लीवर में पहुँचता है यकृत में, और ये जो जहरीला तत्व है यानी अल्कोहल, जब यकृत में पहुँचता है तो रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से यकृत उसको कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, और फिर जो कम हानिकारक पदार्थ होते हैं वो मूत्र और पसीने के माध्यम से उसका उत्सर्जन हो जाता है शरीर के बाहर। तो यहाँ समझने योग्य ये बात है कि ज़्यादा अल्कोहल लेने से यकृत अपना काम सही से नहीं कर पाता है और धीरे-धीरे वह डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। यकृत को इसीलिए शरीर का डिटॉक्स मशीन कहा जाता है। डिटॉक्स का मतलब जो हानिकारक पदार्थों को या जहरीले पदार्थों के ज़हर को कम करे। जैसे अल्कोहल को कम हानिकारक पदार्थ में यह बदल करके और बाहर उसको उत्सर्जित करता है। अब देखिएगा दोस्तों, आखिरी पॉइंट है, त्वचा से अनावश्यक लवण और यूरिया इत्यादि पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। यकृत त्वचा फेफड़े उत्सर्जन में सहायक अंग है। त्वचा भी एक उत्सर्जन अंग है क्योंकि यह पसीने का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा है ही उत्सर्जन अंग, और यकृत यानी लीवर भी उत्सर्जी अंग है, यानी कि उत्सर्जन में सहायता करता है। दोस्तों, हम सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं दोस्तों, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करके जाएँ। अब मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल है, अल्कोहल के निराविशन यानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, यकृत यानी लीवर जो है, यह प्रमुख अंग है जो अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उत्तरदायी है, और अल्कोहल जैसे विषैले पदार्थ को यह कम हानिकारक बनाता है। यानी उससे हमारे शरीर को कम से कम हानि पहुँचे, ये अपने अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से उसे कम हानिकारक पदार्थ में बदलता है। तो आप देखिएगा, यकृत जो है अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों के निराविशन में सहायता करता है और निराविशन करता है। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, तो यह 1.5 लीटर है। हमने पढ़ा था मूत्र का उत्सर्जन एक वयस्क मानव जो है वो पर डे 1.5 लीटर के आसपास करता है। देखिएगा दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। मूत्र जो होता है ये हल्का अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 होता है, 6 होता है, क्योंकि ये 7 से कम है इसलिए यह अम्लीय हुआ, और 7 से थोड़ा ही कम है इसलिए हल्का अम्लीय है। यह पीले रंग का होता है, और पीला होने का क्या कारण है? उसमें एक वर्णक होता है जिसको यूरोक्रोम कहा जाता है, तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है वह पीला होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है, और जो यूरिन होता है उसमें 91 टू 96% जो है वह जल की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे क्या कहते हैं? कौन-सा वर्णक होता है जिसके कारण इसका कलर पीला होता है? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण हमने पढ़ा था, और इसका निर्माण हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। मानव मूत्र का जो रंग होता है ये पीला रंग होता है, कारण है इसके लिए जो पिगमेंट जिम्मेदार है वह है यूरोक्रोम। इसी की उपस्थिति के कारण इसका रंग पीला होता है। इसे यूरोबिलिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, आप देखिएगा, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है। कथन है दोस्तों, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित। पहला कथन है, वृक्क के उत्सर्जन अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है, और दूसरा है, बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावसन होता है, पुनरावशोषण होता है, यानी पुनः अवशोषण, तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है उसे। देखिए दोस्तों, पहला जो कथन है यहाँ पर, पहले कथन में आपको क्या बोला गया? वृक्क के उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। देखिए, ये काम अपनयन के पश्चात नहीं बल्कि उसके पहले होता है, इसलिए पहला कथन गलत है, और जहाँ भी पहला कथन को सही बताया गया है वो ऑप्शन भी गलत हो गया। दूसरा कथन जो कह रहा है ये यहाँ पर सही है, इसलिए हम ऑप्शन बी को चूज करेंगे, केवल दूसरा यहाँ पर सही है। आप देखिएगा दोस्तों, मनुष्य सहित दूसरे स्तनपायी जो होते हैं उनमें भी मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी का पाया जाना है। वृक्क में वृक्क नलिकाएं होती हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं, और आपको पता है
नेफ्रॉन जो है ये उत्सर्जन की इकाई है, यानी कि क्रियात्मक इकाई है, यूनिट है। रक्त वृकीय धमनी से वृक्क में उत्सर्ग अपनयन। देखिए पहला जो कथन था, रक्त जो है वो वृकीय धमनी यानी रेनल आर्टरी से वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पूर्व जाता है, यानी उससे पहले ही जाता है, तथा उत्सर्ग अपनयन के पश्चात रक्त वृकीय शिरा से वापस जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी धमनी से नहीं, धमनी में वो पहले जाता है और उत्सर्ग अपनयन के बाद वह वृकीय शिरा में जाता है। तो बाद में कहाँ जाता है? शिरा में, यानी कि वेन में, नसों में, और धमनी में पहले जाता है। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज जो होता है दोस्तों उसका पुनरावशोषण होता है तथा वृकीय शिरा में रक्त के पास वापस भेज दिया जाता है। इस प्रकार केवल दूसरा कथन इसमें सही है। अगला सवाल है, मनुष्य शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में जो खून का प्यूरिफिकेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? डायलिसिस। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। देखिएगा दोस्तों, मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क यानी किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया तथा यूरिक एसिड इत्यादि को अलग करता है और रक्त के परासरणी दाब यानी कि ओपी एवं उसकी मात्रा का नियमन भी वृक्क ही करता है। अगला सवाल है, डायलिसिस किससे संबंधित है? अभी हमने पढ़ा डायलिसिस का मतलब है ब्लड का प्यूरिफिकेशन यानी रक्त का शुद्धिकरण, और यह कार्य कौन करता है? यह करता है किडनी यानी कि वृक्क। तो याद रखना है, किडनी जो है ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अपोहन यानी कि डायलिसिस क्रिया वृक्क से संबंधित है, जो कृत्रिम वृक्क के रूप में भी कार्य करता है। इसका उपयोग जो है उस समय किया जाता है जब कि दोनों वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, यानी कि यदि दोनों ही किडनी फेल हो जाए तो वैसे में डायलिसिस इस्तेमाल किया जाता है। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा आर पार होना विसरण के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था। इसमें रुधिर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होती है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रवाहित किया जाता है। अगला सवाल आप देखिएगा, अपोहक। अपोहक का मतलब डायलिसिस है, जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है, यानी कि इनमें से कौन से अंग के बदले में अपोहक यानी डायलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो किडनी के बदले, वृक्क के बदले। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। जब किसी कारण से दोस्तों दोनों ही किडनियां फेल हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो रुधिर को साफ करने के लिए डायलिसिस की क्रिया अपनाई जाती है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, वही बात कहा गया है। रुधिर को साफ नहीं कर पाता है हमारा शरीर जब हमारी किडनियां फेल हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति में ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए अर्थात इसमें से उत्सर्जी पदार्थ अलग करने के लिए अपोहक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करता है। देखिए दोस्तों, अभी हमने ये समझ लिया, तो ये याद रखना है, अपोहक के रूप में, अपोहक यानी जो डायलिसिस का काम करता है, जिसको डायलाइजर आप बोलते हैं, ये बेसिकली जब दोनों ही किडनियां खराब हो जाती हैं तब ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल तरीके से हमारी बॉडी में किया जाता है। निम्न में से कौन सा सही है ये बताना है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, या शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, या शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, या शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। हमने देखा था दोस्तों, किडनी जो है वृक्क, वो ब्लड को प्यूरिफाई करने का यानी शुद्धिकरण का कार्य करती है, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में ये बात बोली गई है कि किडनी के माध्यम से शरीर का सारा रक्त शुद्ध किया जाता है, और यही अपना सही आंसर है, ऑप्शन सी जो है वो। मानव शरीर में पूरा जो रक्त है वो किडनी के माध्यम से ही शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि को पृथक करता है और रक्त के परासरणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यूरिया जिसके किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? देखिए, यूरिया बनता कहाँ है? ये हमने पढ़ा था, यूरिया का निर्माण होता है य से ही है, तो आप याद रख सकते हैं इसका निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है।
और फिर ये यूरिया पहुँचता कहाँ पर है? ये किडनी में पहुँचता है। और फिर किडनी में ही ब्लड से यूरिया को अलग कर दिया जाता है और ये काम खुद किडनी ही करता है। तो किडनी को हम क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं या फिर इसी को गुर्दा भी बोला जाता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर गुर्दा जो है ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। आप देखिए दोस्तों, यूरिया अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा रुधिर से गुर्दा यानी किडनी द्वारा पृथक किया जाता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के माध्यम से यूरिया जो है वो ब्लड से किसके द्वारा अलग किया जाता है? गुर्दा यानी किडनी के द्वारा अलग किया जाता है। क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। शरीर के अंदर उसका काम नहीं है। इस प्रकार यूरिया जो है वो मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। अगला सवाल है, मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? यानी गुर्दा इनमें से किस प्रकार का अंग है? हमने अभी देखा गुर्दा जो है ये उत्सर्जी अंग है, यानी उत्सर्जन करने का काम करता है। तो यह उत्सर्जन से संबंधित है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि यह एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन से संबंधित है। तो ये ध्यान रखिए, उत्सर्जी तंत्र उत्सर्जन तंत्र का यह एक अंग है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, एक्सक्रीशन। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, मानवों में गुर्दे यानी कि किडनी उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्रमुख अंग है। रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना गुर्दे का एक प्रमुख कार्य होता है। देखिए दोस्तों, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, यानी हर एक मिनट में लगभग कितने रक्त का प्रवाह होता है हमारे वृक्क के द्वारा? ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, 1000 सीसी, दूसरा है 1200 सीसी, तीसरा है 200 सीसी या फिर 500 सीसी। सीसी का मतलब यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर से है दोस्तों। सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। जनरली इसका इस्तेमाल वॉल्यूम को मापने के लिए इकाई के रूप में किया जाता है। खासकर जब लिक्विड की माप की जा रही हो, जैसे ब्लड लिक्विड है, तो यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर ये एमएल के बराबर होता है जनरली। कैपिटल एल लिखना चाहिए, मिलीलीटर के बराबर। ठीक है ना? स्मॉल एम होगा मिली के लिए और लीटर यहाँ पर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर स्वस्थ मनुष्य है तो हर एक मिनट उसके शरीर से लगभग 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लड फ्लो होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आप देखिएगा, वृक्क मानव का या मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका प्रमुख कार्य है रक्त की शुद्धि करना, उसके साथ-साथ ब्लड में या शरीर में जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना, यानी उत्सर्जन करना। इसीलिए यह प्रमुख उत्सर्जी अंग माना जाता है। मानव वृक्क दोस्तों प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करता है। 1500 लीटर समझिए बहुत ज़्यादा हुआ, 1500 लीटर कम नहीं है। और लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है यह। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त का प्रवाह होता है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल आपके पास है सामने दोस्तों, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ शरीर में जमा होता है? ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था दोस्तों। वसा, प्रोटीन, शर्करा ये सभी जमा नहीं होते हैं। रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगता है दोस्तों, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। खासकर आपको पता है दोस्तों कि ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है, वह वृक्क यानी कि किडनी द्वारा किया जाता है। और यदि किडनी काम करना बंद कर दे, इसका मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ ब्लड से अलग किया जा रहा था वृक्क के द्वारा, वो अब नहीं किया जाएगा क्योंकि वृक्क तो खराब हो चुका है। तो ऐसे में ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ धीरे-धीरे इकट्ठा होने लगेंगे, जमा होने लगेंगे। आप देखिएगा, शरीर में उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। वृक्क बहुत ही सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया द्वारा इन्हें ब्लड से अलग करके मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं फिर से बोल दूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आपने कमेंट भी नहीं किया है, तो भी कमेंट करें। मैं सभी लोगों से बोलता हूँ कि हमेशा कमेंट कीजिए, जो भी लोग वीडियो देखते हैं, कम से कम लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए। हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? यानी जनरली जो वर्क मानव गुर्दे, गुर्दे का मतलब किडनी का नहीं है, वो आपको बताना है। आप ऑप्शन देखिए, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, जल की मात्रा का नियंत्रण करना निश्चित तौर पर गुर्दे का काम है। दूसरा कह रहा है ब्लड में शर्करा की मात्रा, देखिए शुगर के लेवल को या इसके क्वांटिटी को कंट्रोल करना ये काम नहीं है वृक्क का। यूरिया को छानकर ये बाहर करता है और मूत्र के माध्यम से वह बाहर निकाल देता है शरीर से, ये हमने पढ़ा ही था, तो ये काम है ही। और कई प्रकार के हार्मोन का भी स्राव गुर्दे के द्वारा यानी कि किडनी में होता है, तो ये भी यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। आप देखिएगा अग्न्याशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन और इसका उत्सर्जन कौन करता है? अग्न्याशय करता है यानी कि पैंक्रियाज। तो आप देखिएगा बाकी के तीनों जो विकल्प हैं वो मानव गुर्दे का ही कार्य है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो गलत था इसमें। अगला सवाल है मानव वृक्क असमरी यानी कि किडनी स्टोन्स में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है इसमें? हमने पढ़ा था दोस्तों कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण ही पथरी बनता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सलेट सही आंसर है। आप देखिएगा वृक्क की पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्सलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण वृक्क में पथरी यानी कि स्टोन्स बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर। अगला सवाल है दोस्तों गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? अभी हमने देखा था ऑक्सलेट के क्रिस्टलीकरण के कारण, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलता जुलता है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किससे? तो यह कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला सवाल भी वैसा ही है, मानव गुर्दे यहाँ पर यूपीएससी प्री में पूछा गया है, यहाँ यूपीपीसीएस है। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला सवाल दोस्तों वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है गंधक, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मैं बता दूं दोस्तों कि पसीना जो होता है मानव का उसमें अगर आप देखिएगा तो कई प्रकार के तत्व होते हैं, लोहा भी रहता है, जस्ता भी रहता है, मैग्नीशियम भी रहता है। अगर दो से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका हमें चयन करना चाहिए यानी कि ऑप्शन सी जो है इसमें वो सही उत्तर है। बीपीएससी का सवाल है दोस्तों 63वीं बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए तरल के रूप में त्वचा द्वारा पसीने को बाहर निकाला जाता है। आप देखेंगे खासकर ये गर्मियों में किया जाता है जब शरीर का टेम्परेचर अधिक रहता है। इसमें खनिज रहते हैं, मिनरल्स, फिर अम्ल और यूरिया भी रहते हैं। इसके अलावा पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। इसलिए एक से अधिक यहाँ पर सही आंसर था। आज का इस टॉपिक का और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा उत्तराखंड पीसीएस 2024 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास प्रतिजैविक, वैक्सीन, इंटरफेरोन या फिर मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी। सही उत्तर है। अब देखिए प्रतिरक्षी के रूप में इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर ऑप्शन डी मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी सही उत्तर है। यहाँ पर इसका उपयोग ही किडनी के प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखिएगा एंटीबॉडी यानी कि मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी प्रयोगशालाओं में निर्मित प्रोटीन होता है यह। इसका उपयोग जनरली किडनी प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है। एंटीबॉडीज प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्पादित प्रोटीन है जो एक विशिष्ट एंटीजन को लक्षित करता है। तो ये आखिरी सवाल था। इसके बाद का जो टॉपिक है दोस्तों वह तंत्रिका तंत्र है।
नर्वस सिस्टम है, काफ़ी जल्दी हम इसको भी कवर करेंगे और अगला जो बायोलॉजी का वीडियो होगा उसमें हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बाकी बायोलॉजी आप कितना देखना चाहते हैं ये तो इस वीडियो से ही पता चलेगा। आप लोग कितने व्यूज़ देते हैं, कितने कमेंट्स देते हैं और साथ ही साथ कितने आप लाइक्स देते हैं इस वीडियो को, कितने हाइप मिलते हैं, ये सब मैटर करेगा। तो आप ज़रूर थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को दोस्तों। और अगला जो टॉपिक है बहुत जल्द आएगा। आप का जो भी रिएक्शन होगा इस वीडियो पर, उसके बाद तुरंत हम वीडियो नेक्स्ट लेकर आएँगे बायोलॉजी का। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।